नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे भोजन के आवश्यक घटक को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका पहला पार्ट आप कर चुके हैं पिछली क्लास में, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे प्रश्नों का आज ये समायोजन है। बुक में जो MCQ दिए गए हैं उनका रिवीजन है, तो ये क्लास आपके रिवीजन के लिए है। और रिवीजन की क्लास को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपकी परीक्षा तिथि बहुत ही नज़दीक है और बहुत ही जल्दी उसकी घोषणा भी होने वाली है। तो तैयारी करते रहिए और सकारात्मक बने रहिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए और एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी तैयारी को टारगेटेड करके लक्ष्य हासिल करिएगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आपको ये क्लास कैसी लगेगी वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी ये क्लास शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का आपका 36 प्रश्न है कि हमारे भोजन के मुख्य घटक क्या है। आपको बताना है कि हमारे भोजन के मुख्य घटक क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा लवण। तो ये सारे आपको करवाए जा चुके हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हमारे भोजन के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल। यहाँ पर जल नहीं दिया गया है चारों ऑप्शन में, लेकिन जल भी आपके भोजन का मुख्य घटक होता है। ये सभी हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि में और विकास में, पाचन क्रियाओं में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कार्बोहाइड्रेट के तत्व कौन कौन से हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, अमीनो अम्ल, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस, कार्बन या थायमीन। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य तत्व क्या है वो आपको पहचानना है। और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, कार्बोहाइड्रोजन व ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों का एक बृहद समूह बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन है या कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या वसा है? बताइएगा, मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारे शरीर की लगभग 50 से 60% ऊर्जा का स्रोत होता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक होता है, ये आपको बताया जा चुका है, जो कि पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है हमारे शरीर के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। चावल, आलू, गन्ना, दाल, पालक, अंडे की जर्दी, पनीर, मछली, सोयाबीन, चुकंदर, मक्खन, मूंगफली। तो इसका सही उत्तर है आपका चावल, आलू, गन्ना। अगला प्रश्न है आपका कि कार्बोहाइड्रेट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही है। यह डीएनए तथा आरएनए का घटक होता है, सही है। शरीर में वसा के उपयोग के लिए आवश्यक नहीं है, बिल्कुल गलत है। यह मंड के रूप में संचित ईंधन का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में वसा के उपयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है। शेष विकल्प कार्बोहाइड्रेट विषय के लिए सही है। अगला प्रश्न है आपका कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर में कौन सा विकार होता है। मोटापा, वजन का कम होना, मधुमेह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही है आपका बी। अगर कार्बोहाइड्रेट का शरीर में कमी हो जाए तो आपके शरीर का अचानक से भार कम होने लगता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है, वजन का कम होना। अगला प्रश्न है आपका कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कौन सा विकार उत्पन्न होता है। मोटापा, कुपोषण, वजन में कमी या कमजोरी। इसका सही उत्तर है आपका 42 का ए, मोटापा। अगला प्रश्न है आपका कि चीनी अथवा शक्कर में पाए जाने वाले कार्बोज के अणु किससे बने होते हैं। फाइबर तथा लैक्टोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, सेल्यूलोज, स्टार्च तथा माल्टोज। तो 43 का जो सही उत्तर है आपका चीनी अथवा शक्कर में पाए जाने वाले कार्बोज के अणु ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के बने होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शरीर में किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से डायबिटीज होता है।
लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज? इसका सही उत्तर है आपका सी, ग्लूकोज। अगर हमारे शरीर में, व्यक्ति के शरीर में, इंसान के शरीर में ग्लूकोज की उच्च स्तर में उपस्थिति हो जाए तो डायबिटीज यानी कि मधुमेह का कारण बन जाता है। डायबिटीज तब होता है जब किसी व्यक्ति में अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन, वह हार्मोन जो रक्त शर्करा या ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, का उत्पादन नहीं करता है, या जब शरीर प्रभावी रूप से उत्पादित इंसुलिन का उपयोग करने में असफल रहता है तो डायबिटीज मेलिटस मधुमेह बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से भोजन का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोटीन को बनाने वाले नाइट्रोजन से युक्त मूल इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका अमीनो अम्ल। प्रोटीन को बनाने वाले नाइट्रोजन से युक्त मूल इकाई को अमीनो अम्ल कहते हैं। यह अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कई अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाते हैं। प्रोटीन इन्हीं अमीनो अम्ल श्रृंखलाओं से बने होते हैं। तो क्लियर है आपको, प्रोटीन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? और इसका सही उत्तर है आपका सोयाबीन। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा दालों में विशेषतः सोयाबीन में पाई जाती है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग 40% तक होती है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो इनमें से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कीरोटीन, केसीन, ग्लोबिन या ग्लोब्यूलिन? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, केसीन। दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। दूध प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। केसीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य के बाल एवं नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? और इसका सही उत्तर है आपका सी, केराटिन। मनुष्य के बाल एवं नाखून में केराटिन नामक प्रोटीन विद्यमान होता है। यह प्रोटीन प्राणियों के बालों एवं नाखूनों की प्रमुख संरचनात्मक घटक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं? तो इसका दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ बिल्कुल होते हैं। मांसाहारी खाद्य पदार्थ बिल्कुल होते हैं। दालें तथा गिरीदार फल तो बिल्कुल होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका गिरीदार फल क्या होते हैं? जैसे मूंगफली है, बादाम है, काजू है, अखरोट है। शरीर में नए ऊतकों के निर्माण तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक होता है? इसका सही उत्तर है आपका ए, प्रोटीन। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोटीन की कमी से शिशुओं में कौन सा रोग होता है? सही उत्तर है आपका ए, सूखा रोग, मेरास्मस। और इसके अलावा कोशियोरकर नामक एक रोग भी होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? गेहूं की प्रोटीन ग्लूटेन, टिनिन, या रक्त की प्रोटीन ग्लोबिन, या अस्थियों की प्रोटीन ग्लोबुलिन, या मक्के की प्रोटीन जीन? तो अस्थियों की प्रोटीन को कोलेजन कहते हैं। सी वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। जबकि ग्लोबुलिन मांसपेशियों की प्रोटीन होती है। अगला प्रश्न है आपका कि वसा तथा तेलों की मुख्य अवयव क्या है? तो ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल जो होते हैं वो वसा तथा तेलों के मुख्य अवयव होते हैं। इसमें वसा अम्ल कार्बन तथा अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की श्रृंखलाओं से बने होते हैं। वसा का कार्य क्या है यह आपको पहचानना है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना बिल्कुल सही है। भूख से संतुष्टि दिलाना बिल्कुल सही है। शारीरिक अंगों की रक्षा करना बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। जो वसा होती है वो हमारे शरीर के मस्तिष्क में जो भाग होता है उसकी स्मृति को ठीक रूप से कार्य करने के लिए भी बहुत आवश्यक होती है। तो सीमित मात्रा में वसा, अच्छी क्वालिटी की वसा लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग वसा का प्रमुख स्रोत है? तो ए बिल्कुल सही उत्तर है, घी, सरसों का तेल, मक्खन और दूध। इसके अलावा मूंगफली के तेल, तिल का तेल, मांस, मछली, अंडा, बादाम, काजू, ये सब क्या है? वसा के अच्छे स्रोत हैं। अगला प्रश्न है आपका कि फ्राइनोडर्मा नामक रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से, प्रोटीन की कमी से, वसा की कमी से, या विटामिन की कमी से?
तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, वसा की कमी से फ्राइनोडर्मा नामक रोग होता है। वसा की कमी से त्वचा कछुए की त्वचा के समान हो जाती है। इसकी कमी से त्वचा की बीमारी डर्माटाइटिस भी हो जाती है। कई बार शब्दों का उच्चारण सही से नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकार वसा की कमी से नहीं होता है? त्वचा का रूखा होना, शरीर स्थूल हो जाना, वजन में ह्रास होना या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, शरीर का स्थूल हो जाना। मनुष्य के शरीर में वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, यह सभी को पता होगा। वजन में ह्रास होता है यानी कि कमी आती है तथा शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है, जबकि वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हॉपकिंस ने किया, कैसिमिर फंक ने किया, लुई पास्चर ने किया, रॉबर्ट कोच ने किया। तो 59 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, कैसिमिर फंक ने किया। तो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1912 ईस्वी में पोलैंड के जैव रसायन विज्ञानी कैसिमिर फंक ने किया था। उन्होंने ही पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस विटामिन के लिए कॉम्प्लेक्स का प्रयोग होता है? तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके कई विटामिन होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा युग्म जल में घुलनशील है? तो सदैव याद रखिएगा कि बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, और ए, डी, ई के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? थायमिन विटामिन B1 या राइबोफ्लेविन विटामिन B2 या नियासिन विटामिन B3 या पायरिडॉक्सिन विटामिन B12। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, जो सही सुमेलित नहीं है। B12 का नाम होता है साइनोकोबालामीन। क्या? साइनोकोबालामीन या कोबालामीन, ठीक है। तो ये आपका विटामिन B12 का नाम होता है। पायरिडॉक्सिन जो होता है वो आपका विटामिन B6 का नाम होता है, जो यहाँ पर डी में ऑप्शन में दिया है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन दिए गए हैं, अभाव से उत्पन्न रोग दिए गए हैं दूसरी तरफ। ये सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं ये भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। विटामिन डी की कमी से एनीमिया रोग नहीं होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, और एनीमिया जो होता है वो विटामिन B6 की कमी से होता है, लौह तत्व की कमी से होता है। ए से कमी से रतौंधी होता है, बी से बेरी होता है, और सी की कमी से स्कर्वी होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने, हड्डी और दांत के निर्माण में सहायक होता है? तो सही उत्तर है आपका विटामिन सी। तो विटामिन सी घाव भरने, हड्डी और दांत के निर्माण, प्रतिरोधक बेहतर बनाने और आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। इसका व्यापक रूप से ऑक्सीकरण रोकने के लिए खाद्य योजक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से खाद्य पदार्थों का कौन सा एक वर्ग विटामिन ए का स्रोत प्रदर्शित करता है? गाजर, टमाटर, आम, आंवला, नींबू, अमरूद, साबुत अनाज, दालें, केला, सूखे मेवे, अंकुरित गेहूं या ईस्ट। तो 65 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, गाजर, टमाटर और आम। अगला प्रश्न है आपका कि शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की, सोडियम और आयरन की, मैग्नीशियम और सोडियम की, या आयरन और तांबा की। तो इसका सही उत्तर है आपका कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक होती है शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों में। तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले सभी खनिज लवणों में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक होती है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, सुदृढ़ होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मांसपेशियों की कार्यशीलता में किस खनिज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? और इस जो पीडीएफ है आपको वो प्रतिज्ञा और गरिमा बैच दोनों में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आयरन, पोटेशियम, सोडियम या कोबाल्ट। तो मांसपेशियों की कार्यशीलता में खनिज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो होता है पोटेशियम।
यह स्नायु द्वारा संदेश भेजने में सहायता करता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों का संकुचन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, हीमोग्लोबिन करता है। लौह तत्व रक्त में उपस्थित एक लाल रंग के यौगिक हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने के लिए आवश्यक है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्तक्षीणता या एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का स्रोत नहीं है? सही उत्तर है आपका डी, नींबू। दूध व दूध से बने पदार्थ जैसे दही, खोया व पनीर, समुद्री जीव जैसे मछली, झींगा, केकड़ा, दालें, गिरीदार फल, पत्तेदार सब्जियां आदि में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा तत्व शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच संतुलन बनाए रखता है? सही उत्तर है आपका डी, फास्फोरस। फास्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शरीर के अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखता है। यह रक्त में वसा के संवहन के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपका कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, आयरन की। पालक के पत्तों में, बथुआ के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो आयरन की होती है। अगला प्रश्न है आपका कि वमन तथा अतिसार से मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? सही उत्तर है आपका ए, जल। वमन यानी कि उल्टियां, है ना, तो जल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य के शरीर के भार का 60 से 70% भाग जल होता है। वमन तथा अतिसार से मनुष्य के शरीर में जल की कमी हो जाती है। इस अवस्था को निर्जलीकरण कहते हैं और इंग्लिश में डिहाइड्रेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में जल की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर में यूरिया, टॉक्सिन आदि का पूर्णतः निष्कासन नहीं हो पाता है, बिल्कुल सही है। पाचक रस असंतुलित हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन आपका सही है, उपयुक्त सभी। तो और भूख कम लगने लगती है, वजन कम होने लगता है अगर आपके शरीर में जल की कमी है। अगला प्रश्न है आपका कि जल किन दो तत्वों से मिलकर बना है? ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तथा कार्बन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। H2O होता है फार्मूला। क्या होता है फार्मूला जल का? H2O। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक ओमेगा 3 का प्रमुख स्रोत है? जौ, अलसी, चना या अरहर। सही उत्तर है आपका बी, अलसी का तेल। अलसी ओमेगा 3 का प्रमुख स्रोत है। इसमें वसीय अम्ल काफी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। क्लियर आपको? तो ये सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई गई। ये 75 MCQ आपको कराए गए भोजन के आवश्यक घटक में से, जिसमें आपका विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से जुड़े हुए प्रश्न थे। अब बात कर लेते हैं एक बार वसा के कार्य पर। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शरीर में ऊर्जा का संग्रहण करना वसा का एक प्रमुख कार्य है। सबसे अधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। यह शरीर में वसीय ऊतकों के रूप में जमा हो जाती है। जब शरीर को अन्य किसी साधन से ऊर्जा नहीं मिलती, अर्थात भोजन नहीं मिलता, शरीर में जमा ग्लाइकोजन भी समाप्त हो जाता है, तब इन वसीय ऊतकों द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगला पॉइंट जो है वो शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा देना, यह वसा का एक और कार्य होता है। हमारे शरीर के कोमल अंगों के ऊपर वसा की दोहरी परत होती है, जैसे हृदय, फेफड़े, गुर्दे आदि। इन अंगों के ऊपर वसा की दोहरी परत उन्हें बाह्य चोटों से बचाती है। अगला जो कार्य है वो शरीर के तापक्रम को नियमित करना। त्वचा के नीचे जो वसा की परत होती है वह हमारे शरीर में ताप अवरोधक या ऊष्मा कुचालक का काम करती है। इस अवरोधक के कारण शरीर तापक्रम नियंत्रित रहता है। अगला प्रश्न है आपका कि वसा में घुलनशील विटामिन का वाहक है। वसा शरीर में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई के का परिवहन करता है और इनके अवशोषण में मदद करता है। अगला जो कार्य है वो आवश्यक वसीय अम्लों की प्राप्ति का स्रोत। तो आवश्यक वसीय अम्लों का शरीर में निर्माण नहीं होता है, किंतु शरीर के स्वास्थ्य, त्वचा की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक होते हैं। वसा युक्त भोजन इनकी पूर्ति करता है।
अगला प्रश्न है आपका कि प्रोटीन की बचत। वसा की अनुपस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा देने का काम करने लगता है, अतः उसका मुख्य कार्य शरीर निर्माण छूट जाता है। वसा प्रोटीन की बचत कर उसे मुख्य कार्य हेतु स्वतंत्रता देता है। अगला है पाचक रस के स्राव को कम करना। वसा शरीर में पाचक संस्था में पाचक रसों के स्राव को कम करता है, जिसके कारण पाचन क्रिया धीमे होती है। विभिन्न पाचक अंगों में भोजन लंबे समय तक बना रहता है, जिससे भूख जल्दी नहीं लगती है। अगला है आमाशयिक एवं आंतरिक अंगों का चिकना करना। यह अमाशय व आंत मार्ग को चिकनाहट देता है, जिसके कारण पाचन क्रिया धीमी होती है। विभिन्न पाचक अंगों में भोजन लंबे समय तक बना रहता है, जिससे भूख जल्दी नहीं लगती। भोजन में स्वाद तथा सुगंध की वृद्धि भी करता है वसा। वसा की कमी के प्रभाव क्या है? वसा की कमी से फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है। वसा की कमी से त्वचा कछुए की त्वचा के समान हो जाती है। इसकी कमी से त्वचा की बीमारी डर्मेटाइटिस हो जाती है। और वसा की कमी से वसीय अम्लों की कमी हो जाती है, इसलिए शरीर की सामान्य वृद्धि रुक जाती है। और वसा की अधिकता से प्रभाव क्या होता है? वसा की कमी के समान वसा की अधिकता भी शरीर पर नुकसानदायक प्रभाव डालती है। वसा की अधिकता से त्वचा के नीचे, हृदय तथा शरीर के अन्य स्थानों पर वसा की परत जमा हो जाती है, जिससे मोटापा बढ़ जाता है। यह मोटापा स्वयं तो बीमारी है, साथ ही कई हृदय संबंधी रोग व मधुमेह लेकर आता है। क्लियर है आपको? तो आज का ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, भोजन के आवश्यक घटक, जिसमें आपने बाकायदा एक एक चीज को समझा है, चाहे वसा हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे विटामिन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, एक एक तत्व को, एक एक तथ्य को समझ लिया होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी क्लास पसंद आई होगी और आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार पढ़ते रहिए, फोकस बनाकर रखिए, योजना के साथ पढ़िए, टारगेट और जो लक्ष्य है आपका उसे सदैव ध्यान में रखिए। जो लक्ष्य को देखेगा वही मेहनत कर पाएगा, और निरंतर परिश्रम करना ही वीर लोगों की निशानी है। तो वीरता दिखाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।